गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मार्क की लोच, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आज का जो ये टॉपिक है मार्क की लोच, इसके अंतर्गत हम लोग मार्क की लोच के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मार्क की लोच की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और मार्क की लोच की श्रेणियां होती हैं, डिग्रीज होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मार्क की लोच की मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम मार्क की लोच की मीनिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मार्क की लोच के अर्थ या मीनिंग। तो मार्क की लोच की मीनिंग को समझने से पहले हम आपको बता दें कि मार्क की लोच का जो धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले किसने विकसित किया? तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो है इस धारणा का प्रयोग किसने किया? प्रोफेसर मार्शल ने किया। किसने किया? प्रोफेसर मार्शल ने। इस धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये कॉन्सेप्ट किसका है सर्वप्रथम? मार्क की लोच का। तो आप बताएंगे कि ये जो है प्रोफेसर मार्शल जी का है। ठीक है, आइए अब हम इसके मीनिंग के बारे में सोचते हैं। मार्क की लोच की मीनिंग को समझने से पहले हमको मार्क के नियम को समझना आवश्यक है। मार्क का नियम क्या कहता है, ये बात समझना जरूरी है। ठीक है, हालांकि मार्क का नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उसको हम संक्षेप में जल्दी से आपको उसके बारे में समझाते हैं, क्योंकि उसी को रिलेट करके ही हम मार्क की लोच को यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मार्क का नियम क्या कहता है, आप देखिए मार्क का नियम क्या कहता है। मार्क का नियम कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें समान रहें तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वस्तु की कीमतें बढ़ने से वस्तु की मांग कम हो जाती है तथा वस्तु की कीमतें कम होने से वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, यही मार्क का नियम कहता है। अर्थात मार्क का नियम क्या बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में, डिमांड में क्या परिवर्तन होता है, यही बताता है। कीमत परिवर्तन से मांग में क्या परिवर्तन होता है, यही बताता है। क्या परिवर्तन होता है? मतलब ये है कि ये परिवर्तन की दिशा को बताता है। देखिए, ये दिशा को बता रहा है। देख रहे हैं कि कीमतें जो है इस दिशा में जा रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है, तो मांग जो है किस दिशा में जा रहा है? नीचे वाली दिशा में जा रहा है। कीमतें नीचे वाली दिशा में है तो मांग ऊपर वाली दिशा में जा रहा है। यानी दोनों की दिशा को बता रहा है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमतें बढ़ने से मांग घटती है, कीमतें घटने से मांग बढ़ती है। तो यहां पर केवल दिशा को बता रहा है कि परिवर्तन की दिशा क्या है। कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन की दिशा क्या है? अर्थात ये जो पहलू है ये क्या बताता है? मार्क का नियम ये जो है ये गुणात्मक पहलू है, ये गुणात्मक कथन है। ये जो कथन है दिशा बताने वाला, ये क्या है? ये जो है आपका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, गुणात्मक कथन है कि परिवर्तन होता है। परिवर्तन की केवल दिशा को बताता है, लेकिन कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है वह मार्क का नियम नहीं बताता है। कीमत बढ़ गया तो मार्क कम हो गया, कितना कम हुआ ये नहीं बताएगा।
मात्रा को नहीं बताएगा। कीमतें कम हो गई, मांग बढ़ गया, लेकिन कितनी मात्रा में बढ़ गया, ये मात्रा को, क्वांटिटी को नहीं बताता है ना, ये केवल दिशा को बताता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये क्या होता है, एक गुणात्मक कथन होता है। जबकि मांग का लोच जो होता है, मांग का लोच, ये क्या होता है, यह मांग का लोच बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। मांग की लोच जो है ये मात्रा को बताता है, कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, उसकी क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है। यदि कीमत में जो है परिवर्तन हुआ, मान लीजिए कीमत में 50% परिवर्तन हुआ, तो मांग में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ, इसको ये बताता है। तो मांग की लोच क्लियर हो गया समझ में। मांग के नियम से इसलिए हमने इसको रिलेट करा है क्योंकि ये भी क्या करता है, ये भी कीमत और मांग की बात करता है। ये भी यही बताता है कि कीमत बढ़ने से मांग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कितनी मात्रा में कम हो रहा है, ये मात्रा बताता है। क्यों ये नहीं बताता, इतना क्यों नहीं बताता कि ये जो है आपका कितनी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जैसे आपसे कहा जाए कि राम क्या हो गया, राम पास हो गया ना, राम पास हो गया, राम पास हो गया, श्याम पास हो गया, है ना, मोहन फेल हो गया। ठीक, तो यहां पे पास हो जाना, फेल हो जाना, ये क्या है, ये केवल दिशा बता रहा है कि पास हो रहे हैं बच्चे ये कि फेल हो रहे हैं। लेकिन पास हो तो रहे हैं, लेकिन कितने इनके मार्क्स हैं, कितने नंबर से पास हो रहे हैं, क्या इनके अंक हैं, ये तो बता नहीं रहा है, पास फेल, है ना। तो केवल पास फेल होना बताना एक दूसरी बात हो गई, और विथ अंक के साथ मार्क साथ आपको बताना कि इसके मार्क्स क्या है, इस मार्क्स से पास हो रहा है। ये कहा जाए कि ये जो है आपका 70% मार्क्स से पास हो रहा है ना, ये जो है आपका 30% मार्क्स से फेल हो रहा है। तो कौन कितने मार्क्स से पास हो रहा है, कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, ये कहना दूसरी बात हो गई, है ना, दोनों अंतर है ना। उसी तरीके से परिवर्तन हो रहा है एक दूसरी बात हो गई, कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है ये दूसरी बात हो गई। तो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दिशा बता रहा है, तो कौन बताता है, मार्ग का नियम बताता है। कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है ये कौन बताता है, मार्ग की लोच को, मार्ग की लोच बताता है। ठीक ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि कीमत में वृद्धि या कमी होने से मार्ग की मात्रा में कितनी मात्रा में कमी या वृद्धि होती है, ये कौन बताता है, मार्ग की लोच बताता है। ठीक ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्ग की लोच कहते हैं। तो मार्ग की लोच का मीनिंग, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम मार्ग की लोच की जो है परिभाषाओं की बात करें। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने मार्ग की लोच को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आइए हम इन परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग मार्ग की लोच की कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा मार्ग की लोच को किस तरह से परिभाषित किया गया है, इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहली परिभाषा है यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल की। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं मार्ग की लोच के संबंध में। तो देखिए, अब किसी बाजार में, यहाँ पर मैंने ईडी लिखा है, ईडी का मतलब होता है इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्ग की लोच, मार्ग की लोच को हमने यहाँ साथ में ईडी लिख दिया है, और पी फॉर प्राइस कीमत है, डी फॉर डिमांड मांग है। इस तरीके से हमने कुछ संकेताक्षर का प्रयोग कर दिया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, मार्शल ने क्या कहा कि किसी बाजार में जो मांग की लोच होती है, इसका कम होना या ज़्यादा होना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम बढ़ती है। और अच्छा, पहले इतना समझ लीजिए, इतने कहने का मतलब क्या हुआ
कि मार्ग की लोच कम होगी कि ज़्यादा होगी, यानी मार्ग की लोच क्या होगी, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि मूल्य अर्थात कीमत में एक निश्चित कमी होने से, मतलब जो कीमतों में कमी होगी उसकी भी मात्रा क्या होगी, निश्चित होगी, है ना, एक निश्चित मात्रा में। यहाँ भी ये इसको मात्रा को बताएगा, है ना। तो निश्चित मात्रा में कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम, और ध्यान समझिएगा इस बात को, अधिक बढ़ती है या कम, अधिक बढ़ती है या कम बढ़ती है। बढ़ना शब्द है, कीमतों का कम होना, मांग का बढ़ना, ये मांग का नियम बताता है हमको। मांग का नियम ये बताता है ना कि कीमतें कम होने से मांग क्या होती है, बढ़ती है। अब मांग का लोच हमको क्या बता रहा है, मांग का लोच बता रहा है कि कीमतों की निश्चित मात्रा में कमी होने से, कम होने से मांग बढ़ती तो है, लेकिन कितनी मात्रा में बढ़ती है, अधिक मात्रा में बढ़ती है या कम मात्रा में बढ़ती है। यही इसका मतलब हुआ कि मांग अधिक बढ़ती है या कम, मतलब यही हुआ कि मांग बढ़ती तो है लेकिन बढ़ने की मात्रा क्या है, अधिक मात्रा में बढ़ रही है मांग या कम मात्रा में बढ़ रही है। क्लियर हुई बात। आगे, और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से, इसके उल्टा हम चल रहे हैं, कमी अभी हमने देखा, अब वृद्धि को देखेंगे। यदि कीमतें बढ़ जाती हैं, एक निश्चित मात्रा में कीमतों में वृद्धि होती है, तो उससे क्या होगा, अब कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग कम होगा, स्वाभाविक है, मांग कम होगा। लेकिन मांग जो कम हो रहा है वह घटती है या बढ़ती है, यानी उसकी मात्रा, कम होने की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में कम हो रही है कि कम मात्रा में कम हो रही है ना। तो मात्रा उसकी कर रहा है, घटती है या बढ़ती है। तो बात क्लियर हो गया कि इनकी जो परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि मांग की लोच किस बात पर निर्भर करता है, या मांग की लोच क्या बताता है, वह यही बताता है कि कीमतें बढ़ने या घटने से मांग की मात्रा कितनी मात्रा में, है ना, बढ़ रही है या घट रही है। क्लियर। अगली परिभाषा है प्रोफेसर स्ट्रम की। इन्होंने क्या होता है कि जो कीमत होती है, कीमतों के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में पड़ने वाले अंतर की माप को ही क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। तो मांग की लोच क्या है, कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है, लेकिन कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है ना, उसका जो डिफरेंस है, कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, उसका जो डिफरेंस है, अंतर है, उसी की माप को क्या कहते हैं, हम मांग की लोच कहते हैं। क्लियर। प्रोफेसर बेनहम ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मांग की लोच की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, इसका संबंध जो है वो मूल्य अर्थात कीमत, है ना, में अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत में अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से है। यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से मांग में कितनी मात्रा में प्रभाव पड़ता है, इसी को जो है क्या कहते हैं, इसी प्रभाव को ही क्या कहते हैं, हम मांग की लोच कहते हैं। इसी संबंध में बताता है ना, यानी कीमत और मांग के इसी संबंध को बताता है। कौन, मांग की लोच। किसके अनुसार, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार। इस प्रकार से जो है इन परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया और इस रूप में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मांग की लोच क्या है। मांग की लोच वह क्या बताता है, मांग में कीमतों में एक निश्चित परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को बताता है। बात क्लियर हो गई। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में अध्ययन किया। मांग की लोच की अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब हम लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ डिमांड या मांग की श्रेणियां। ठीक है। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं मांग की लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, मांग की लोच की श्रेणियां मतलब हुआ कि मांग की लोच को कितनी श्रेणियों में जो है डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। अब मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं, इसको हम मांग की लोच के भेद, मांग की लोच के रूप, मांग की लोच के प्रकार,
है ना, इन सारे शब्दों से भी इसको हम संबोधित कर सकते हैं। अर्थात हम श्रेणियों के अंतर्गत जो है क्या पढ़ेंगे कि मार्ग की लोच को जो है कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, या कितने इसके जो है भागों में इसको विभाजित किया गया है, या ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये सारा मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए मार्ग की लोच की जो श्रेणियाँ हैं, इसको मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 वर्गों में या 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। एक यहाँ पर है आपका मार्ग की कीमत लोच, मार्ग की कीमत लोच। यहां होता है मार्ग की आय लोच, और यहां होता है तीसरा मार्ग की आड़ी लोच या प्रतिलोच या तिरछी लोच, जो भी आप लिखिए, है ना, तिरछी लोच या प्रतिलोच, है ना, इसको हम बोलते हैं। ये आपका मार्ग की कीमत लोच, या इसको हम मार्ग की कीमत सापेक्षता भी बोलते हैं, या मार्ग की मूल्य सापेक्षता भी बोलते हैं। मार्ग की आय लोच को मार्ग की आय सापेक्षता भी बोलते हैं। मार्ग की आड़ी लोच को मार्ग की प्रतिलोच या मार्ग की जो है तिरछी लोच भी बोलते हैं। ठीक है, यदि इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे आपने मार्ग के रूप पढ़े थे, मार्ग के फॉर्म, डिमांड के प्रकार पढ़े थे, मार्ग के प्रकार अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। वहाँ पे 3 तरह के मार्ग की बात की गई थी, कीमत मार्ग, आय मार्ग और आड़ी मार्ग। 3 तरह के मार्ग थे। उसी से रिलेटेड ये भी है, मार्ग की लोच भी 3 तरह की हो गई। एक जो है मार्ग की कीमत लोच, मार्ग की आय लोच और मार्ग की तिरछी लोच। ठीक है, 3 तरह के, ये 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया। आइए प्रत्येक श्रेणी के बारे में हम इसको समझने का प्रयास करें कि ये कीमत लोच क्या होता है, ये आय लोच, और ये मार्ग की तिरछी लोच या आड़ी लोच या प्रतिलोच क्या होती है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहला मार्ग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसी को शॉर्ट में आप ईडी बोल सकते हैं, ईडी, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, ईडी। अब मार्ग की कीमत लोच क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि कीमतों में, है ना, कीमतों में परिवर्तन होने पर, कीमतों में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने से, है ना, मार्ग की मात्रा में, मार्ग में कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, वही कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, इसी बात को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ये किसके द्वारा हम जानते हैं, ये कीमत मार्ग की लोच के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक ना, तो कीमत मार्ग की लोच क्या है, आप समझ गए होंगे कि यदि अन्य सारे तत्व क्या हों, स्थिर हों, है ना। यहाँ पर केवल कीमत के प्रभाव की हम बात करेंगे। कीमत में जो है एक निश्चित मात्रा में कमी हो या वृद्धि हो, उससे मार्ग में जो है एक निश्चित मात्रा में कितनी मात्रा में जो है वृद्धि या कमी होती है ना, इसी की जो माप होती है, इसी को क्या कहते हैं हम, मार्ग की कीमत लोच कहते हैं। या सरल शब्दों में हम कह लें कि कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्ग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने जो भी, आपने भी मार्शल का
और स्तंभ का, बेनहम की जो भी परिभाषाएं आपने पढ़ी मार्ग की लोच से संबंधित, ये सभी जो है कीमत लोच से ही रिलेटेड है ना, क्योंकि वे सारी परिभाषाएं किससे संबंधित है, कीमत लोच से ही संबंधित है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन की ही बात करते हैं, है ना, मुख्य रूप से। तो यहाँ पर हम इसको और भी सरल ढंग से समझना चाहें, इसको हम गणितीय सूत्र के रूप में लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि मार्ग की लोच, मार्ग की कीमत लोच बराबर ये हो जाएगा मार्ग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अर्थात मार्ग में, वस्तु की मार्ग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है और वस्तु की जो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है, इसी को जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, भाग देते हैं, है ना, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से जब हम भाग देते हैं मार्ग में आनुपातिक परिवर्तन में जो है, तो जो प्राप्त होता है मान, वो क्या होता है, मार्ग की कीमत लोच कहलाता है। ठीक है, इसको और भी हम गणितीय रूप में सांकेतिक अक्षर में लिख सकते हैं, इसको हम ईडी करके लिख सकते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर हम ईडी से तो जो है हम क्या दर्शाते हैं, मार्ग की लोच दर्शाते हैं। चूंकि ये कीमत मार्ग की लोच है तो इसलिए इसको हम ईपी से दर्शा सकते हैं। किससे दर्शा सकते हैं, इसको हम यहाँ पर आप देखिए, ईडी तो मार्ग की लोच हो गई, केवल मार्ग की लोच आपको जो है दर्शाना है तो आप ईडी से दर्शा सकते हैं, और यदि मार्ग की कीमत लोच को दर्शाना है तो आप किससे दर्शाएंगे, इसको ईपी से दर्शाएंगे। ठीक है, ईपी से। तो ईपी बराबर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मार्ग में आनुपातिक परिवर्तन डेल्टा क्यू बटे क्यू पूरे का बटे डेल्टा पी बटे पी। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं, या ईपी बराबर ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणते, ये पलट जाएगा, पी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा ये जो है पी नीचे चला आएगा। ठीक है, और इसलिए आपका ईपी बराबर हो जाएगा, इसको डेल्टा वाले को एक साथ लिख लीजिए, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। ये आपका फार्मूला हो गया कि मार्ग की कीमत लोच को किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो आप यहीं पर इस सूत्र का प्रयोग करिए, इसी को हमने इस रूप में लिखा, इसी को जो है हम गणित के रूप में आप चेंज करेंगे जब ये भिन्न के रूप में है, भिन्न के बटे के रूप में है। इस तरीके से नीचे वाला क्या होता है, अंश का हर का अंश पलट जाता है गुणा करने पर, है ना। और फिर हमने यहाँ पे इसको क्या किया कि डेल्टा वाले को पास पास में कर दिया और ये पी क्यू को एक पास में कर दिया। इस तरीके से ये फार्मूला आपका मार्ग की कीमत लोच का बनता है। यहाँ पे जहाँ यदि हम बात करें, जहाँ पी क्या है, पी आपका वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत कह लीजिए, चाहे वस्तु की मूल कीमत कह लीजिए। ठीक है, और डेल्टा पी क्या है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। देखिए डेल्टा शब्द जो है कट गया, डेल्टा शब्द जो है ये परिवर्तन को बताता है, और परिवर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन का मतलब होता है कमी या वृद्धि। ठीक है, ये चीज। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें डी क्या है,
ये वस्तु की मांग है और डेल्टा डी क्या है? अच्छा हमने डी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यू लिखा है तो आप क्यू लिख दीजिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ आपको, पहले लिख ले रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? क्यू है और डेल्टा क्यू क्या है? वस्तु की मांग में परिवर्तन, वस्तु की मांग में परिवर्तन, ठीक। अब देखिए, मैंने कहा कि यहां पर जो Q शब्द है, Q का प्रयोग मैंने किया है माग के रूप में, है ना। Q क्या है? माग है। तो माग Q फॉर क्वांटिटी आप बोल सकते हैं, तो Q से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको Q की जगह X का प्रयोग मिलेगा, है ना, डेल्टा X बटे T करके मिलेगा, Q का X और करके मिलेगा यहाँ पे, ठीक ना। यानी Q की जगह X का भी प्रयोग होगा और कहीं कहीं आप Q की जगह D का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माग को D से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर Q भी हो सकता है, D भी हो सकता है, X भी हो सकता है, लेकिन कीमत जो है आपको P ही मिलेगा, ठीक ना। इस तरीके से आप जानते रहिए कि ये जो आपका P के अलावा, कीमत के अलावा जो शब्द है यहाँ पर, जो अक्षर है, वो किसके लिए इंडिकेशन है इसका? ये माग के लिए है, वस्तु की माग से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, माग में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन मतलब यही होता है, परिवर्तन मतलब कमी या वृद्धि, डेल्टा का प्रयोग किया जाता है ना। आनुपातिक है मतलब जो परिवर्तन है बटे जो मूल माग, है ना। वस्तु की माग मतलब जो पहले वाली माग है ना। और यहाँ पर P ये मूल कीमत है, यानी जो पहले वाली कीमत है, ठीक ना। परिवर्तन के बाद वाली कीमत को नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक ना। केवल परिवर्तन वाली कीमत से हम केवल परिवर्तन पता करते हैं, कितना परिवर्तन हुआ, है ना, कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई। इस तरीके से इसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। आइए इसी को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करें, यहीं पे छोटा सा, इतने में। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें मैं आपसे कहूं कि यदि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए से कम होकर 80 रुपए हो जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए से कम होकर कितना हो जाती है? 80 रुपए हो जाती है, ठीक है। और तब उसकी मांग, तब यहाँ पे यदि, तब उसकी मांग मान लीजिए कि अब कीमत क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो मांग क्या होगा? बढ़ेगा। तो तब जो है मान लीजिए कि मांग जो है ये 20 मात्रा से जो है, मांग की मात्रा जो है वो 20 बढ़कर कितनी हो जाती है? मान लीजिए 40 हो जाती है। कितनी हो जाती है? मान लीजिए, ये कल्पित आंकड़े हैं, मतलब कल्पित उदाहरण है। उदाहरण में आप कोई भी कल्पित जो है अंक लिख सकते हैं। 40 हो जाती है ना। यहाँ पर आपको ईडी निकालना है, मार्क की कीमत लोज निकालना है, ईपी निकालना है। प्रश्न में आपको क्या निकालना है? ईपी निकालना है, अर्थात मार्क की कीमत लोज निकालना है, ठीक ना। अब इसका सलूशन हम हल करें तो इसका सलूशन के लिए आप देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ आप देखिए इस फार्मूले में, है ना, मूल कीमत कितनी है? P कितनी है? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मूल कीमत कितना है? 100 रुपए है, ठीक है। अब कीमत में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा P, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि कीमत जो है, आप देखिए यहाँ पे 100 है। अब डेल्टा P मतलब कीमत में परिवर्तन, अर्थात पुरानी कीमत, नई कीमत माइनस पुरानी कीमत। तो नई कीमत कितनी है? आपके
100 है, सॉरी 80 है, और पुरानी कितनी है 100 है। तो परिवर्तन कितना हो जाएगा, 80 में 100 तो घटेगा नहीं, 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -20। ठीक ना, ये तो परिवर्तन हुआ। अच्छा, यहां पर हम डी या यहां पे हमने क्यू का प्रयोग किया है, तो आप क्यू लिख सकते हैं। क्यू कितना है, क्यू अर्थात मूल माग, वस्तु की मूल माग कितनी है, यहां पर देखिए आपका 20 है ना। और डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू आप देखें तो परिवर्तन 40 से 20, तो नया 40 है, पुराना 20, तो 40 में से 20 घटाएं कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ईपी निकाल लेंगे। ईपी बराबर फार्मूला पर लिख लेंगे भाई, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। इसी फार्मूले में इसको रखेंगे, तो यहाँ डेल्टा क्यू जो क्या लिखेंगे हम, बताओ भाई डेल्टा क्यू क्या है, यहाँ पर देखिए 20 है, 20 लिखेंगे। डेल्टा पी कितना है, -20 लिखेंगे, गुणते पी कितना है 100 है, 100 लिखेंगे। और क्यू कितना है 20 है, 20 लिख देंगे। अब इसी को हल कर लेंगे। देखिए पूरा हल आप करें तो ये आपका 20 से कट जाएगा, 20 से का 20, 20 से का 20, चूँकि माइनस है इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ 20 से का 20, 20 पंचे 100, कितना आया 5 1 का 5, लेकिन चूँकि माइनस में है तो इसलिए क्या आएगा -5। तो मार्क्स की कीमत लोच कितनी आ गई, -5। यही -5 ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि मार्क की जो कीमत लोच का जो गुणांक होता है ये सदैव किसमें होता है, ये सदैव माइनस में होता है, निगेटिव होता है। ये ध्यान रखिएगा, कीमत की लोच जो है ये सदैव कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, निगेटिव होगी, माइनस में होगा। क्यों माइनस में, देखिए यहाँ माइनस में आंसर आ गया ना। क्यों माइनस में होता है, क्योंकि कीमत और माग में विपरीत संबंध होता है। ये कीमत माग के बीच संबंध को बताता है, और कीमत और माग में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। एक बढ़ता है तो एक घटता है। उल्टे संबंध होने के कारण ही इसका जो गुणांक आता है वो क्या आता है, निगेटिव आता है, माइनस में आता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कीमत लोच का गुणांक या जो कीमत लोच होता है ये सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए, जैसे हमने कीमत माग की लोच के बारे में या माग की कीमत लोच के बारे में पढ़ा, अब हम जो है दूसरा पढ़ेंगे माग की आय लोच के बारे में। ठीक है, सेकंड जो है माग की आय लोच के बारे में। आइए हम लोग जो है इसके सेकंड डिग्री की बात करें। सेकंड डिग्री जो है उसका नाम है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम बोलते हैं माग की आय लोच। इसको हम EY से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो माग की आय लोच क्या है, अब यहाँ पे जो माग में परिवर्तन की मात्रा की जो माप करता है, अभी हम कीमत के द्वारा कर रहे थे यहाँ पर, अब यहाँ पर उपभोक्ता की आय के द्वारा करेंगे, है ना। यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से, है ना, आनुपातिक परिवर्तन होने से, है ना, उसकी माग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वस्तु की माग में, है ना, उसी को क्या कहते हैं हम, कितनी मात्रा में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आय माग की लोच कहते हैं। ठीक ना, या माग की आय लोच या आय माग की लोच बोल सकते हैं आप। ठीक ना, या इसी को हमने क्या बताया था, माग की आय सापेक्षता भी कहते हैं। ठीक है, तो मेन चीज क्या है यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो चेंजिंग देखेंगे, जैसे वहाँ पे पढ़ रहे थे प्रकार में, माग के प्रकार में, वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो चेंजिंग होगा वो आय के अनुसार होगा, परिवर्तन माग में किसके अनुसार होगा, आय के अनुसार होगा, कीमत के अनुसार नहीं होगा, आय के अनुसार होगा। और उपभोक्ता की आय के अनुसार जो है जो माग है वस्तु की, उसमें कितनी मात्रा में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन होगा वो सकारात्मक सीधी दिशा में होगा, प्रत्यक्ष होगा। इसमें विपरीत परिवर्तन हो रहा था,
क्योंकि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, जबकि आय में और मांग में कैसा संबंध होता है? आय में और मांग में ये सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष, अर्थात ये बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी, आय कम होगा तो वस्तु की मांग में भी क्या होगा? कमी होगी, है ना? सीधा संबंध होता है। लेकिन परिवर्तन तो होगा, किस मात्रा में होगा? वृद्धि होगी, इसकी निश्चित मात्रा में वृद्धि से इसमें कितनी मात्रा में वृद्धि होगी, इसकी निश्चित मात्रा में कमी से मांग की मात्रा में कितनी मात्रा में कमी होती है ना? इस बात को कौन बताता है? इसी को जो है कीमत आय मांग की लोच या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इस बात को बताता है। इस प्रकार से इसको हम जो है गणितीय सूत्र के रूप में लिखना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मांग की आय लोच, ये बराबर होगा यहाँ पर वस्तु की मात्रा और उपभोक्ता की आय की हम बात करेंगे तो वस्तु की मांग मात्रा में, वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, अर्थात वस्तु की मांग में या वस्तु की मांग मात्रा में या वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होगा और उपभोक्ता की आय में जो आनुपातिक परिवर्तन होगा, दोनों का जो रेशियो, दोनों का जो अनुपात है, इसी को हम क्या कहते हैं? मांग की आय लोच कहते हैं। यहाँ से आप इतने शब्द को निकाल भी सकते हैं, इस शब्द को हटा भी सकते हैं, आप सीधा यहाँ से भी फार्मूला लिख सकते हैं कि मांग मात्रा में या मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में आनुपातिक परिवर्तन। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए आय की जो बात की जा रही है, किसकी आय? तो उपभोक्ता की आय। मांग मात्रा तो किसकी मांग मात्रा? वस्तु की मांग मात्रा। इसको हमने और क्लियर करने के लिए इधर से लिख दिया है, तो आप इतना कट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? मेन फार्मूला क्या है हमारा कि जो हमारा डिमांड है उसमें आनुपातिक परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? ये आय में आनुपातिक परिवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, इसको और भी हम अच्छे से संकेताक्षर या गणितीय भाषा में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं ई वाई, इसको हम ई वाई लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर आय मांग में परिवर्तन है तो वैसे लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई क्यू अपान आय में आनुपातिक परिवर्तन, तो आय को हम वाई से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा वाई बटे वाई, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ई वाई बराबर, इसी को आप डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणते, ये पलट जाएगा नीचे वाला, वाई बटे डेल्टा वाई हो। ये तो आपको पता ही है कैसे पलट जाता है। अब नीचे देखेंगे, इसको या हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ई वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये डेल्टा क्यू बटे डेल्टा वाई, डेल्टा वाले को पास में कर दे रहे हैं इंटू आपका वाई बटे क्यू। हमने केवल पास में किया है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है ना? तो ये आपका हो गया, ये मांग की आय लोच का फार्मूला हो गया, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा वाई बटे इंटू वाई बटे क्यू। तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, सब एक ही है। कोई भी स्टेप आपको सवाल हल करना है तो आप इस स्टेप किसी भी स्टेप से जो है आप सवाल हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही है। हमने इसके रूप को परिवर्तित करके एकदम सरलतम रूप में नीचे लिखा है। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि किसी बुक में आपको मिलेगा कि मांग की आय लोच बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में या केवल आय में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ जो हमने आनुपातिक शब्द लिखा है, यहाँ पर प्रतिशत के रूप में भी लिखा जा सकता है ना? ऐसे मांग की मात्रा में
माग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे आपका उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन। इस रूप में भी फार्मूला लिखा हुआ आपको मिल सकता है, परसेंटेज परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है, आप प्रतिशत परिवर्तन के रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप परसेंटेज निकालेंगे, अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, माग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे होगा, तो माग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहते हैं आप, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको यही चीज मिलेगा। माग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मतलब ये होता है कि माग में जो परिवर्तन है बटे, यहाँ पर हमने डी करके लिखा है, क्योंकि माग को क्यू से दर्शाते हैं तो क्यू करके लिख दीजिए, माग की मात्रा में परिवर्तन बटे मूल माग गुणते 100, यही होता है प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे निकालते हैं हम, जो परिवर्तन हुआ बटे जो हमारा मूल, चूंकि माग में निकाल रहे हैं तो माग गुणते 100, ये प्रतिशत परिवर्तन होता है। बटे यहां से आप आय में भी क्या करेंगे, आय में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे, आय में परिवर्तन बटे मूल आय, उपभोक्ता की मूल आय यानी वाई केवल लिखेंगे। ये मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए कर रहा हूं, वाई गुणते क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 अंश और हर दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूप कौन सा बन गया, देखिए इसको आप लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई क्यू बटे डेल्टा वाई बाई वाई। कौन सा रूप हो गया, डेल्टा क्यू बाई क्यू ये वाला रूप हो गया, बटे डेल्टा वाई बटे वाई ये वाला रूप हो गया। फिर इसी रूप को आप इस रूप में, इसी रूप को इस रूप में लिख सकते हैं। तो जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, और ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को ये बोलेंगे, यानी ये क्या है, डेल्टा क्यू बटे क्यू क्या है, ये माग में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपात के रूप में परिवर्तन है, अनुपातिक परिवर्तन हो गया है ना, और ये आय में अनुपातिक परिवर्तन को दिखा रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे प्रतिशत के रूप में लिखा था। प्रतिशत में जो 100 होता है, 100 क्या होता है, कैंसल होने से क्या हो जाएगा, यही प्रतिशत परिवर्तन आनुपातिक परिवर्तन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। इसलिए आप इसको प्रतिशत परिवर्तन के रूप में भी लिख सकते हैं, आप आनुपातिक परिवर्तन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। तो आपका ये दोनों का मतलब एक ही होता है, लास्ट में आप आकर यहीं पर आएंगे और यहीं पर आएंगे, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट जो है यहाँ पे आनुपातिक परिवर्तन के रूप में लिखा है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जहाँ ये जरूरी होता है, जहाँ शब्द के लिए यहाँ पर आप के लिए जो है कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, नए शब्द हैं, जैसे वाई है, वाई है, और यहाँ पर हम बात करें आपका वाई, वाई क्या है, ये आय है, आय कह लीजिए चाहे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय बोलिए, चाहे केवल आय बोलिए, चाहे मूल आय बोलिए, चाहे उपभोक्ता की मूल आय, मतलब उपभोक्ता की जो पहले वाली आय है ना। परिवर्तन कितना होता है, तो इसको लिखेंगे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ये किसको कौन दिखाता है, डेल्टा वाई दिखाता है। बाकी क्यू क्या है, वस्तुओं की मांग है, और डेल्टा क्यू क्या है, वस्तु की मांग में परिवर्तन, ये पुरानी चीज है, केवल वाई और डेल्टा वाई चेंज हुआ है। इस तरीके से जहां के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब छोटे से एग्जाम्पल में हम मान लीजिए लेते हैं, मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता की आय है, किसी उपभोक्ता की आय किसी उपभोक्ता की आय, हमने वाई करके लिख दिया है, ठीक है। और शुरू में कितनी रहती है, मान लीजिए शुरू में रहती है 100 रुपये, 100 रुपये से बढ़कर मान लीजिए 110 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है, 110 हो जाती है, ठीक है। 100 से बढ़कर 110 रुपये हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है, जो क्यू है, वस्तु की
तब यदि, तब वस्तु की मांग, वस्तु की मांग ये 100 से बढ़कर, चूंकि ये भी बढ़ेगी, 120 हो जाती है। 120 यहाँ तो हम मार्क की जगह जो है इकाई का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मार्क किस वस्तु की मांग है तो दिया नहीं है, इसीलिए क्या रहेगा, है ना, किलोग्राम में रहेगा कि लीटर में रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, किस में रहेगा, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल 100 120 लिखा है। आप इसकी जगह जो है इसके साथ इकाई शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये 100 से 120 हो गया, यानी शुरू में ही जब ये 100 रुपये आए थे तो 100 के मात्रा के बराबर जो है वस्तु का मांग किया जाता था उपभोक्ता के द्वारा। अब उसकी आय बढ़कर 110 हो गई, तो उसकी जो मांग है वो भी बढ़कर कितनी हो गई, 120 हो गई। दोनों बढ़ रही है ना, क्योंकि ये आय मांग की लोच में दोनों बढ़ता है, दोनों में सकारात्मक संबंध होता है, मैंने शुरू में यहाँ पे बता दिया है ना आपको। अब यहाँ पे आपको EY निकालना है, EY निकालना है, यानी मांग की आय लोच ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं Y, आय कितनी है उपभोक्ता की, 100 रुपये है, ठीक है। आप रुपए का प्रयोग कर सकते हैं, रुपए का सिंबल है। और डेल्टा Y कितना है, आय में परिवर्तन कितना है, तो 110 परिवर्तन निकालेंगे तो बाद का जो इनकम है में से पहले की इनकम को घटा देंगे। 110 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10 का परिवर्तन हो रहा है, तो 10 रुपये का परिवर्तन। कितने का परिवर्तन हुआ, 10 रुपये का परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, वस्तु की मात्रा की बात करें या मांग की बात करें, तो शुरू में कितना था, 100 था, जो कि परिवर्तन कितने का हुआ, डेल्टा क्यू, ये हो गया आपका 120 माइनस 100, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 20 का हुआ। अब इस फार्मूले में रख देंगे, पहले इस फार्मूला को लिख लेंगे, फिर इसी फार्मूले में रख लेंगे इसको। अब हम फार्मूला लिख नहीं रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डेल्टा क्यू है तो डेल्टा क्यू का मान कितना है, देखिए आप, डेल्टा क्यू है 20 बटे डेल्टा वाई कितना है, देखिए डेल्टा वाई भी कितना है, डेल्टा वाई 10 है, ठीक है, गुणते वाई कितना है, देखिए आप, वाई 100 है, बटे क्यू कितना है, देखिए क्यू भी 100 है। तो इस तरीके से देखिए 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, इक्का इक्का करके, और ये आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 तो 2 आ गया। इस तरीके से 2 आय मार्क की लोच कितनी आ गई, 2 आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पर ऋणात्मक हो सकता है तो किसके संबंध में होगा, ये ऋणात्मक हो सकता है जब ये जो है वस्तु जो है यदि हीन वस्तु है ना। आय मार्क की लोच ऋणात्मक का हो सकता है जब वस्तु कैसी हो, वो हीन हो, घटिया हो, खराब हो, है ना। क्योंकि जो खराब वस्तुएं होती हैं, घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, जो गिफिन वस्तुएं होती हैं, उसका क्या होता है, उसका और आय में जो संबंध होता है वो उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। और जब भी विपरीत संबंध हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। और बाकी प्रायः जो है ये पॉजिटिव ही आपको मिलेगा, ठीक ना। लेकिन हीन वस्तुओं के संबंध में ये निगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने आपको दूसरे श्रेणी के बारे में क्लियर किया। आइए अंतिम श्रेणी की बात करेंगे, मार्क की आड़ी लोच या तिरछी लोच के बारे में, ठीक है। आइए हम लोग जो है चर्चा करते हैं अंतिम तीसरी जो है श्रेणी के बारे में, जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या मार्क की आड़ी लोच, या मार्क की तिरछी लोच, या मार्क की प्रतिलोच इसको बोलते हैं। और इसको आप शार्ट में समझने के लिए EC करके लिख सकते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका तीसरा है, 3rd नंबर है, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए जब भी इसको समझिए, तीनों को समझने के लिए आप मार्क के प्रकार को जरूर समझिएगा ना। मार्क का जो प्रकार है ना, कीमत मार्क,
आय मार्ग और आड़ी मार्ग, उसी से रिलेटेड ये है। यहाँ कीमतों में परिवर्तन से लोच हो रहा है, यहाँ पर जो है लोच की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे आय में परिवर्तन से हुआ लोच की माप हमने किया, और यहाँ पर अब हम आड़ी, है ना, आड़ी मार्ग से संबंधित। अब आड़ी मार्ग याद करिए, जिसमें क्या होता है, याद करिए आड़ी मार्ग क्या होता है, जब एक वस्तु में जो उसकी मात्रा में परिवर्तन उसके संबंधित वस्तु की कीमत से नहीं होता है, बल्कि उस वस्तु विशेष की कीमत से परिवर्तित नहीं होता, बल्कि जो उससे संबंधित वस्तु होता है उसकी कीमत से उसकी मांग जो है क्या होती है, प्रभावित होती है। यही मांग आड़ी मांग कहलाती थी। अब इसी मांग से संबंधित कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है ना, उसकी मात्रा क्या है। यदि एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन जो है संबंधित वस्तु की कीमत से होती है, तो कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है वो कौन बताता है, मार्ग की आड़ी लोच बताता है। ठीक ना। यदि इसको जो है आप सरल शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे दो वस्तु है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, ठीक ना। तो यदि एक्स वस्तु की मात्रा में आप परिवर्तन कहना चाहें कि एक्स वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होगा, आनुपातिक परिवर्तन, तो ये किसके कारण होगा, ये वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के कारण होगा। तो इस तरीके से इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मार्ग की आड़ी लोच कहलाता है। ठीक है। और मार्ग की आड़ी लोच का जो परिकल्पना या धारणा था, ये जो है मूर के द्वारा, मूर अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा ये दिया गया था। और आइए इसको हम जो है गणितीय भाषा में लिखने का प्रयास करें। कैसे इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं मार्ग की आड़ी लोच, मार्ग की आड़ी लोच, ये बराबर हो जाएगा एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की मांग में, सॉरी, वाई वस्तु की कीमत में, है ना, वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक। यहां पर एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि यहां पर जो है एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, किसके कारण देख रहे हैं, संबंधित वस्तु एक्स की संबंधित वस्तु वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अर्थात इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें संबंधित वस्तुएं कितनी होती हैं, कौन कौन होती हैं, दो तरह की होती है ना, एक पूरक वस्तुएं होती हैं, एक स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं, संबंधित वस्तुएं कहते हैं। इन्हीं से संबंधित, इन्हीं वस्तुओं से संबंधित जो हम इलास्टिसिटी निकालते हैं डिमांड का, वही क्या कहलाता है, आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे एक्स वस्तु की जो संबंधित वस्तु है वो क्या है, वाई वस्तु है, और इसकी मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन है ये जो है कितनी मात्रा में हो रहा है, वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से, है ना। इनका जो अनुपात होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मार्ग की आड़ी लोच कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पर आप देखें तो इसमें भी आनुपातिक की जगह प्रतिशत के रूप में जो है आपको फार्मूला मिल सकता है कि एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वाई वस्तु की मांग में क्या है, प्रतिशत परिवर्तन। इस तरीके से आपको मिल सकता है। जैसे अभी हमने पीछे आपको समझाया कि प्रतिशत परिवर्तन भी क्या होता है, बाद में वो अनुपातिक परिवर्तन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात प्रतिशत परिवर्तन जो है यहाँ पर अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप प्रतिशत परिवर्तन के रूप में लिखिए चाहे अनुपातिक परिवर्तन के रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए, अच्छा, इसको भी यदि आप गणितीय रूप में लिखना चाहें, है ना, तो कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको यदि लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा है इसी संकेताक्षर भाषा में आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कीमत, सॉरी मांग है,
तो क्यू से दर्शाएंगे, डेल्टा क्यू, क्योंकि एक्स की है इसलिए छोटा से एक्स भी लिख देंगे, वाई क्यू एक्स, है ना। अच्छा, एक्स जो लिखेंगे वो लिखेंगे छोटा, लेकिन जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, उस रूप में लिखेंगे, अर्थात जैसे एक्स उसमें लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से ऐसे एक्स लिखेंगे, ठीक है, क्यू एक्स अपान, यहाँ पर लिखेंगे कीमत, किसकी कीमत, डेल्टा पी, ये वाई की है ना, वाई बटे पी, किसकी, वाई की, है ना। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, या इसी बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू एक्स बटे क्यू एक्स, और गुणते ये पलट जाएगा तो पी वाई बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वाई। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसी बराबर डेल्टा क्यू एक्स बटे डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटे क्यू एक्स। ये फार्मूला आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ आप इसको जानना चाहें, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे ही आप इसको लिख लेंगे। जहाँ क्या है, जहाँ आपका डेल्टा सबसे पहले देखेंगे क्यू एक्स क्या है, तो क्यू एक्स आपका है वस्तु की, एक्स वस्तु की मात्रा या एक्स वस्तु की मांग, और डेल्टा क्यू एक्स क्या है, एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन। पी वाई क्या है, पी वाई है वाई वस्तु की कीमत, और डेल्टा पी वाई क्या है, ये वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, यानी एक्स वाई वस्तुओं को दिखा रहा है, और पी क्या है, कीमत को दिखा रहा है, क्यू क्या है, वो मांग को या मात्रा को दिखा रहा है, और डेल्टा जो है परिवर्तन को दिखा रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे इसी जो मैंने लिखा है, ये जो है मांग की आड़ी लोच को दिखाता है, ठीक। आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे हम दो वस्तु यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए एक चाय एक कॉफ़ी, ठीक ना। मान लीजिए चाय की कीमत जो है, जब चाय की कीमत, चाय इसको आप चाय एक्स लिख सकते हैं, की कीमत, चाय की कीमत जब चाय की कीमत थी कितनी, मान लीजिए जो है 80 रुपये प्रति किलोग्राम थी, ठीक है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तब संबंधित वस्तु, मान लीजिए कॉफ़ी, तब कॉफ़ी को हम वाई मान लें ना, तो वाई की मांग, क्योंकि एक की कीमत दूसरे की मांग, है ना, ये संबंधित होता है। जब ये 80 इसकी जो है प्रति किलो के हिसाब से जब इसका रेट था चाय का, तब कॉफ़ी की मांग कितनी थी, तब कॉफ़ी की मांग 100 किलोग्राम थी, कितनी, 100 किलोग्राम, ठीक। अब यदि मान लीजिए कि चाय की कीमत में जो है वृद्धि हुई और 100 रुपये हो गई, है ना, ठीक है। अब यदि चाय की कीमत कितनी हो गई, 100 से बढ़कर 80 थी, अब 80 से बढ़कर मान लीजिए 100 रुपये हो गई ना, 100 रुपये 80 से बढ़कर 100 हो गई भाई, 100 कर दीजिए इसको, ये आपका 100 हो गया, 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, ठीक है, प्रति किलोग्राम। तब क्या होगा, तब कॉफ़ी की मांग कितनी हो जाती है, कॉफ़ी की मांग कितनी हो जाती है, मान लीजिए कि तब कॉफ़ी की मांग जो है 150 किलोग्राम हो जाता है, कितना, 150 किलोग्राम।
केजी, है ना, 150 केजी हो जाता है अब यहाँ पर आपको EC निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। अब देखिए दोनों वस्तुएं कैसी हैं, दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हैं, है ना, चाय के स्थान पे कॉफ़ी, कॉफ़ी के स्थान पे चाय का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए देख रहे हैं ना कि चाय की कीमत जो है जब बढ़ गई 80 से 100 हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि कीमत जब चाय की बढ़ती है तो इसका मतलब है कि ये कॉफ़ी की मांग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि कीमतें चाय की जब बढ़ेगी तो चाय लोग जो है कम कर देंगे, उसके स्थान पे क्या प्रयोग करने लगेंगे, किसका मांग करने लगेंगे, तब कॉफ़ी की, क्योंकि कॉफ़ी की जो कीमत जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी कीमत दी नहीं है, इसका मतलब है कॉफ़ी की कीमत क्या है, वो कांस्टेंट है, स्थिर है, इसलिए चाय की जगह कॉफ़ी का प्रयोग करने लगते हैं, इसलिए कॉफ़ी की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ये स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में होता है। अब यहाँ से आड़ी लोच निकालना है आपको, EC निकालना है, तो इस फार्मूले से आप हल करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए यहाँ से आप देखिए आप निकाल सकते हैं, आप QX निकाल सकते हैं, QX से आप PY कुछ भी निकाल लीजिए, PY ही निकाल लीजिए पहले। PY मतलब Y वस्तु की कीमत, शुरू वाली कीमत Y वस्तु की, तो देखिए ये Y वस्तु है और Y वस्तु की कीमत, ये आप देखिए चाय की कीमत जो है आपकी कितनी हो गई, चाय की कीमत आप देखिए यहाँ पर चाय की कीमत 80 रुपये से कितनी हो रही है, चाय की कीमत 80 रुपये से ये हो जा रही है आपकी 100, 80 से 100 हो जा रही है ना। तो कीमत हमने यहाँ पे चूंकि क्या लिखा है, कीमत को Y माना है, कीमत में जो परिवर्तन है ये Y वस्तु कीमत परिवर्तन हो रहा है, हमने जो कीमत परिवर्तन है यहाँ पे X लिख दिया है, आप इसको परिवर्तित करके Y कर सकते हैं, ठीक ना। जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है यहाँ सूत्र में हमने X में लिखा है और Y में लिखा है, और मांग में परिवर्तन किस में हो रहा है, X में। यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, इसलिए जो है कन्फ्यूजन हो रहा है ना। आप इसको Y कर दीजिए, इसको X कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर चाय को Y कर दीजिए और उसको X कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप इसको नहीं कर सकते तो इसी फार्मूले को ही बदल दीजिए, जहाँ X है वहाँ Y कर दीजिए, वहाँ जहाँ Y है वहाँ X कर दीजिए, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक। इसको आप X मान लीजिए, इसको Y मान लीजिए, ठीक। अब ऐसी स्थिति में देखिए कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं PY मतलब Y वस्तु की कीमत कितनी थी, तो चाय Y वस्तु है, इसकी कीमत कितनी थी, 80 रुपये थी, तो यहाँ 80 रुपये हो जाएगी, PY 80 हो जाएगा। अब डेल्टा PY Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अब Y वस्तु की कीमत परिवर्तन 80 से कितना हुआ, 100, तो परिवर्तन कितना हुआ, 100 माइनस 80 मतलब कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। शुरू में कितना था, ये 80 रुपये था। क्लियर हुई बात। अब हम जो है क्या निकालेंगे, QX। अब QX मतलब X वस्तु की मात्रा या X वस्तु की मात्रा कितनी थी शुरू में, 100 किलोग्राम, 100 kg लिखेंगे। और डेल्टा QX क्या हो जाएगा, डेल्टा QX है ना, डेल्टा QX अर्थात X वस्तु की मांग में परिवर्तन। अब देखिए मांग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 100 से 150 हो जा रहा है, यानी 150 माइनस आपका 100 हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये घटा देंगे तो ये 50 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। अब इसी फार्मूले में हम रख देंगे, अब इसको जो है हम इसी फार्मूले में रख दें, तो देखिए यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, इधर जगह नहीं है तो यहाँ रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा QX का मान कितना है, डेल्टा QX का मान है 50, यहाँ लिख देंगे 50 बट्टे डेल्टा PY का मान कितना है, देखिए 20 है, तो बट्टे 20 गुणते यहाँ देखिए PX का मान कितना है, PY का मान कितना है, PY का मान 80 है, ये हो जाएगा 80 बट्टे QX का मान कितना है, तो 100 है, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक ना, ये 80 है। अब इसी को हल कर लेंगे, तो हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 इक्का 20 20 चौका 80, है ना, और ये हो गया 4 इक्का 4, और ये कट जाएगा इससे 25, 4 55 में 100, या 4 दूना 8 4 पंचे 20, 25 चौका 100, और 25 से 50 कट जाएगा, 25 इक्का 25, 25 दूना 50, ये कितना आ गया, यही क्या हो गया आंसर होगा। ये जो है 2 क्या है, ये
आड़ी लोच है ना, मार्ग की आड़ी लोच। ये जो है आपका चाय, जो यक्ष वस्तु है, यक्ष वस्तु क्या है यहाँ पर, कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी की क्या है, आड़ी लोच है। यक्ष वस्तु की क्या है, ये आड़ी लोच। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अब जो आड़ी लोच होता है इसके बारे में आपको बता दूं, इसकी जो प्रकृति होती है ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, शून्य होता है स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में, ये दोनों वस्तुएं स्वतंत्र हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये शून्य हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो है आपका धनात्मक होता है किसके संबंध में, ये आप देख रहे हैं, ये स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में, और ऋणात्मक हो जाता है पूरक वस्तुओं के संबंध में। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको आड़ी लोच के बारे में बताया। इस प्रकार से आज हमने जो है अध्ययन किया मार्ग की लोच क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है और इसकी डिग्रियां क्या हैं, डिग्री, श्रेणियां या भेद या प्रकार। तो ये 3 प्रकार के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।